राव शफात अली, 2022 की बात करूं, कांग्रेस ने कहा था कि जो रिवाज है वो कायम रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में 5 साल एक पार्टी और 5 साल दूसरी पार्टी, लेकिन बीजेपी ने तो रिवाज बदल दिया। अब तो कांग्रेस को मुश्किलें पेश आ रही हैं उत्तराखंड में, और जो उत्तराखंड में पिछले साल हार हुई थी उससे क्या कुछ सीख लेती नजर आएगी कांग्रेस इस महाधिवेशन में? शफात अली हाँ बसंत, देखिए इसको दो मायनों में समझा जा सकता है। जी। पहला तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है हम्म। 2024। दूसरा एक नई सुबह भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस खुद को बदलती नजर आ रही है। इस हम्म। महाधिवेशन में देखें तो 15,000 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होने वाले हैं। जी। खास आपने कहा जैसा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और अगर उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो दूसरे राज्यों के मुकाबले कांग्रेस को यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। पहला, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। दूसरा, जो यहाँ लोकसभा सांसद हैं वो 5 लोकसभा सीटें हैं और वो बीजेपी के खाते में है। तो यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उत्तराखंड में। लेकिन क्योंकि अधिवेशन का मकसद सिर्फ एक राज्य नहीं है बस, महाधिवेशन का मकसद है 2024 बड़ा टारगेट, यानी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव। तो इसको लेकर के, जैसा अभी मेरे सहयोगी जितेंद्र ने बताया, कि आर्थिक मुद्दे, आंतरिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। पिछले दिनों जब हम देख रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनकी कंधों पर जिम्मेदारी है। इस बार सब लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी तो ये है और चुनौती ये है कि गुटबाजी को मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से रोकेंगे, क्योंकि जी। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो गुटबाजी के चलते कांग्रेस को उठाना पड़ता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा से नया दम पार्टी में फूंक रहे हैं और पहले से ज्यादा ग्राफ कांग्रेस का उठा दिया है। लेकिन समस्या आती है गुटबाजी को लेकर के। स्टेयरिंग कमेटी है, यहाँ से 4 बड़े नेताओं को जगह मिली है। अधिवेशन में पहुंचे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, करण मारा है, प्रदेश अध्यक्ष है, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है। तो ये बड़े नेता इस वक्त अधिवेशन में है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उसको लेकर के जो कमेटी है उसमें प्रीतम सिंह का नाम शामिल किया गया है, गणेश गोदियाल का नाम शामिल किया गया, यानी 6 बड़े नेता उत्तराखंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अधिवेशन में। अब इस अधिवेशन में जो रणनीति तैयार होगी, उस रणनीति पर क्या ये नेता काम करेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि गुटबाजी को छोड़ करके नेता एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तब 2024 का जो टारगेट है कांग्रेस के लिए आसान हो सकता है। और दूसरा ये कि उत्तराखंड में क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है, 2024 में तमाम सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ वो कौन से चेहरे होंगे जो जिताऊ चेहरे हों, क्योंकि पिछली बार जो लॉस उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को, 2024 में वो नहीं चाहती कि 2024 में वो नुकसान उठाना पड़े। बहरहाल हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है और उन्होंने एक वीडियो भी साझा की अपने सोशल मीडिया पेज से। आने वाले वक्त में रणनीति को लेकर के चर्चा होगी, और इसके साथ साथ जितने भी प्रदेश हैं जहां आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं लोकसभा से पहले, ये भी चर्चा होगी। तो सबसे जो अहम पहलू रहने वाला है वो यही कि किस तरह से मुद्दों को उठाया जाए और जो विवादित बयान है उन बयानों से कैसे बचा जाए, और कांग्रेस का जो ग्राफ है 2024 में पहले के ज्यादा वो मुकाबले बेहतर नजर आए। बस ठीक है, शफात अली बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से विधानसभा चुनाव देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत रही, लेकिन बीजेपी ये कहती नजर आई कि बड़े कम अंतराल के साथ जो है वो कांग्रेस जीती है। ऐसे में इस जीत का आने वाले 2024 पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हमेशा एक जो लोगों के बीच में धारणा रहती है कि प्रदेश का नेतृत्व कैसा है, कौन नेतृत्व करने वाला है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये पहले का भी अनुभव इसी तरह का है कि उस वक्त राष्ट्रीय नेतृत्व को देखा जाता है। हमने पूर्व में भी देखा, अपने 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा के चुनाव में मोदी चेहरा थे और मोदी को ही चेहरा मानकर लोगों ने वोट किया। तो इसका अंदाजा यही हुआ कि जो वहां पर उस वक्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, एक तरह से हम कह सकते हैं, हार जीत का अंतर 3 लाख 4 लाख, जबकि छोटी सी प्रदेश है, 70 लाख की आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन 4 लाख से भी जीत यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो ये जो चेहरा है, राष्ट्रीय चेहरे, ये एक तरह से अलग से काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिमाचल में क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो लोगों में उम्मीद रहती है कि अभी सत्ता में जो सरकार है उसके साथ चला जाए, तो ये इस उम्मीद के साथ भी कई लोग चलते हैं। लेकिन फिर भी हिमाचल में जब हम इस बार के जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, 0.9%, यानी 1% से भी कम हार का अंतर है। और सीटों में बेशक 15 सीटें हैं जो कांग्रेस के पास है, अतिरिक्त है, लेकिन
हार का अगर अंतर वोट प्रतिशत में हम देखें तो बहुत कम है। ऑरेंज में वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट केवल 60 वोटों से जीते हैं। जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हार जीत का जो अंतर बिल्कुल क्लोज पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव में बहुत चुनौती होगी कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी, कि ठीक है। हार जीत का जो ये अंतर कम होता जा रहा है, वहां पर रणनीति आपकी कैसी होगी। तो ऐसे में जब इस कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, इसमें भी हम देखें तो ये जरूर चीजें बातें आएंगी कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें इस सत्ता में वापसी कर रही है, यानी हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी की है और यहाँ पर 10 गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी आई थी। तो लोकसभा चुनाव से पहले उन गारंटी में से ज्यादातर गारंटी पूरी होनी चाहिए और खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, 1500 महीना देने की बात करें और बेरोजगारों के लिए नौकरी की बात हुई है। तो ये तमाम चीजें इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चुनौती कांग्रेस के पास रहेगी कि इसका नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हिमाचल में जो जनादेश मिला है उस मैसेज को ले जाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में गारंटी जो दी गई है वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए।